जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज के इस लेक्चर में बच्चों हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे थे बंगाल विभाजन, पार्टीशन ऑफ बंगाल, यानी कि बंगाल विभाजन, उसी को हम कंटिन्यू करने वाले हैं बच्चों। और ये हमारा बंगाल विभाजन का सेकंड पार्ट रहेगा। बंगाल विभाजन हम पढ़ कहां पर हैं बच्चों, जो हमारा टॉपिक चल रहा है राष्ट्रीय आंदोलन चरमपंथी चरण, उसका जो तीसरा पार्ट है वो हम देख रहे हैं बच्चों, राइट। तो जो हमारा टॉपिक चल रहा था राष्ट्रीय आंदोलन चरमपंथी चरण का, इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं बच्चों बंगाल विभाजन का दूसरा पार्ट, राइट बच्चों। जो प्रीवियस जो लेक्चर था वहां पर हमने देखा था कि बंगाल विभाजन कैसे हुआ था, है ना, लॉर्ड कर्जन ने क्यों बंगाल विभाजन किया, बेसिकली हिंदू और मुसलमानों के बीच की जो एकता थी उसे खत्म करना था, राइट। और दूसरा कि भाई पूर्वी बंगाल पश्चिमी बंगाल, है ना, पूर्वी बंगाल के अंदर मुसलमान रहेंगे, पश्चिम बंगाल के अंदर हिंदू रहेंगे। उसके बाद फिर उसके विरोध में जो है स्वदेशी आंदोलन भारत में शुरू किया गया था। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने बेसिकली प्रीवियस लेक्चर में पढ़ी थी। अभी हम आगे बच्चों आगे और देखने वाले हैं कि बंगाल विभाजन के बाद और क्या क्या हुआ था। जैसे हम लास्ट में हमने पढ़ा था कि भी महिलाओं का क्या रोल था, स्टूडेंट्स का क्या रोल था, मुसलमानों की क्या भूमिका थी। उन सब के बाद अब हम यहां पर इस लेक्चर के अंदर ये देखने वाले हैं कि भाई जो मिलिटेंट जो नेशनलिज्म था उसका कैसे ग्रोथ हुआ, जो उग्र जो राष्ट्रवाद था उसका कैसे ग्रोथ हुआ, मॉडरेट्स और जो एक्सट्रीमिस्ट थे, उदारवादी और जो उग्रवादी जो चरमपंथी जो लोग थे, उनका आपस में क्या डिफरेंस है, उनकी क्या क्या सोच थी, ठीक है। और जो एक्सट्रीमिस्ट ने जो काम किया उससे क्या क्या पॉजिटिव इंपैक्ट और क्या क्या नेगेटिव इंपैक्ट निकल कर आए थे, तो उन सब के बारे में हम लोग इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं, ठीक है बच्चों। आपको बता दूं इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल द ब्राइट क्लासरूम पर मिल जाएगी। आप हमें टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं और इन सब का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। चलिए आइए अपना जो टॉपिक है उसे शुरू करते हैं। देखिए, ग्रोथ ऑफ मिलिटेंट नेशनलिज्म। ग्रोथ का मतलब होता है विकास, मिलिटेंट का मतलब होता है उग्र, और नेशनलिज्म का मतलब होता है राष्ट्रवाद, राइट। यानी कि उग्र राष्ट्रवाद का ग्रोथ कैसे हुआ था, कैसे उसका विकास हुआ था, तो इसके बारे में अपने को जानना है। तो देखिए, द नेशनलिस्ट जो राष्ट्रवादी लोग थे जैसे बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल एंड अरविंदो घोष, इन्होंने मिलिटेंट नेशनलिज्म को जो है अपनाया। मिलिटेंट नेशनलिज्म का मतलब उग्र राष्ट्रवाद को अपनाया, राइट, ताकि ये जो आंदोलन चल रहा था, जो ब्रिटिश सरकार के खिलाफ जो आंदोलन चल रहा था, उसे वो क्या कर सके, आगे बढ़ा सके। एंटी पार्टीशन जो मूवमेंट चल रहा था, एंटी पार्टीशन, राइट, यानी कि विभाजन विरोधी जो आंदोलन चल रहा था, इसका नाम क्या था, स्वदेशी आंदोलन। याद है प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था। तो जो स्वदेशी आंदोलन चल रहा था उसको आगे बढ़ाने के लिए बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और अरविंदो घोष ने किसको अपनाया था, उग्र राष्ट्रवाद को अपनाया था, राइट। सरकार की कठोर और दमनकारी रवैये के कारण ना उग्रवाद की भावना जो है इनकी और मजबूत होती है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि सरकार ने कितने कड़े जो है ना, कितने कठोर स्टेप्स उठाए थे जो आंदोलनकारी थे उनके खिलाफ, राष्ट्रवादी लोग थे उनके खिलाफ। याद है, स्टूडेंट्स के लिए कि स्कॉलरशिप बंद कर देंगे, जॉब्स नहीं मिलेंगी आगे आपको, है ना। कई लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया, जेल में डाल दिया गया था। तो सरकार जो है वहां पे कठोर हो चुकी थी, एक उनका दमनकारी रवैया था जिसकी वजह से यहां पर जो है उग्र राष्ट्रवाद को अपनाया गया, राइट। उसके बाद अब यहां पे हम देखेंगे एक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट विच कंट्रीब्यूटेड इन द ग्रोथ ऑफ मिलिटेंसी, कि सरकार के, गवर्नमेंट के क्या क्या एक्शंस थे, उन्होंने क्या क्या ऐसे काम किए कि जिसकी वजह से जो उग्रवाद था, जो मिलिटेंसी थी, और विकास हुआ उसका, है ना। लोगों का जो गुस्सा था वो और बढ़ा, वो गवर्नमेंट के किन किन एक्शंस की वजह से था। तो देखिए, द स्टबर्न एटीट्यूड ऑफ द गवर्नमेंट रिगार्डिंग द पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड द ग्रोथ ऑफ कम्युनल लॉयल्टीज इनडायरेक्टली कंट्रीब्यूटेड इन द राइज ऑफ एक्सट्रीमिज्म। क्या कहता है कि सरकार का जो जिद्दी रवैया था, स्टबर्न का मतलब होता है बच्चों जिद्दी, ठीक है। सरकार का जो जिद्दी रवैया था बंगाल के पार्टीशन के प्रति, तो हुआ क्या भाई, लोग डिमांड कर रहे हैं कि वापस बंगाल को एक करो, लेकिन ब्रिटिश सरकार कहती है नहीं, हम अपनी जिद पे अड़े हुए हैं, बंगाल तो अब ऐसे ही रहेगा। तो हुआ क्या, यहां पे कम्युनल जो लॉयल्टीज थी वो पैदा हो गई, है ना। हिंदू जो लोग थे उन्होंने कहा कि भाई ये सब गलत है। मुसलमानों का कुछ एक तबका था जो कह रहा था, लेकिन लगभग तबका वो भी चाहते थे कि हम तो अलग ही हो जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो यहाँ पे हम कह सकते हो कि सांप्रदायिक लेवल पे काफी जो है यहाँ पे चीजें होने लग गई, काफी चीजें बिगड़ने लग गई, है ना। तो इन सब की वजह से क्या हुआ, ऑब्वियसली बात है, सरकार के खिलाफ तो फिर अब आवाज उठनी ही थी। दूसरा, द गवर्नमेंट बैंड ऑल द नेशनलिस्ट सिंबल इंक्लूडिंग सिंगिंग वंदे मातरम इन ईस्ट बंगाल, देयर वाज अ स्ट्रिक्ट कंट्रोल ऑन द प्रेस। भाई जो सरकार थी उसने नेशनलिस्ट सिंबल, राष्ट्रवादी लेवल पे जितने भी चिन्ह थे, जो भी चिन्ह थे, उन सब के ऊपर क्या कर दिया था, बैन लगा दिया था।
और स्पेशली ये बोल दिया कि भैया आप वंदे मातरम भी नहीं गाओगे। मैंने बताया था प्रीवियस लेक्चर के अंदर कि गली गली में लोग निकल गए और हर जगह क्या गा रहे थे, वंदे मातरम गा रहे थे, लेकिन अब सरकार ने ये कह दिया कि आप वंदे मातरम भी नहीं गाओगे। और स्पेशली जो ईस्ट बंगाल है, याद है मैंने बताया था बंगाल है, दो हिस्से हैं, एक पूर्वी बंगाल और एक पश्चिमी बंगाल। तो बोले जो पूर्वी बंगाल है वहां तो आप ईस्ट बंगाल गाने की गलती भी मत कर देना, वो मुसलमानों का एरिया है, वहां पे जाके तुम ये वंदे मातरम नहीं करोगे, है ना। Many of the participants of the Swadeshi movement were tried and sentenced for years. Some of them were even awarded corporal punishment. क्या कहता है कि बहुत सारे जो प्रतिभागी थे जिन्होंने स्वदेशी आंदोलनों में भाग लिया था, बहुत सारे लीडर्स जिन्होंने स्वदेशी आंदोलन में भाग लिया था, उन सबको गिरफ्तार कर लिया गया, उन सबके खिलाफ मुकदमे चलाए गए और उनको कई सालों तक क्या किया गया, जेल में रखा गया। इवन कईयों को तो शारीरिक जो है वो पनिशमेंट्स भी मिली हैं, कईयों को जो है शारीरिक जो है पनिशमेंट्स भी दी गई थी उस टाइम पे। ठीक है बच्चों, उसके बाद द गवर्नमेंट इवन सरप्राइज द मूवमेंट बाय यूजिंग कोercive मींस। फॉर एग्जांपल क्या कहता है कि गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा कड़े कदम भी उठाए थे इस आंदोलन को दबाने के लिए। जैसे अप्रैल 1906 में पुलिस की एक यूनिट थी बच्चों, उन्होंने क्या कर दिया था, लाठीचार्ज कर दिया था। कहां पर, बंगाल प्रोविंशियल कॉन्फ्रेंस इन बरिसाल। क्या कहना चाहता है कि पश्चिम बंगाल के अंदर एक जगह थी बरिसाल। ठीक है बच्चों, बरिसाल के अंदर एक कॉन्फ्रेंस चल रही थी, उसका नाम था बंगाल प्रोविंशियल कॉन्फ्रेंस। यहां पे काफी सारे लोग इकट्ठा हो रखे थे। जैसे पुलिस वालों को पता चला कि अच्छा ये बंगाल विभाजन के विरोध में इकट्ठे हुए हैं, तो लाठीचार्ज कर दिया पुलिस वालों ने। कब की बात है ये, अप्रैल 1906 की। इवन 1907 की अगर मैं बात करूं तो 1907 में पंजाब के अंदर कैनाल कॉलोनी थी, नहर कॉलोनी थी एक। ठीक है, तो नहर कॉलोनी के अंदर जो है वहां पे दंगे हुए थे, वहां पे राइट्स हुए, और जिसके बाद ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, ब्रिटिश पुलिस वालों ने क्या किया, लाला लाजपत राय और अजीत सिंह जी को क्या कर लिया, गिरफ्तार कर लिया और भारत से क्या कर दिया, डिपोर्ट कर दिया। राइट, ये बात थी 1907 की। अब सोचो कहां बंगाल कहां पंजाब, है ना। तो अब सोच सकते हो कि ये जो आंदोलन था, स्वदेशी आंदोलन, ये किस हद तक पूरे भारत में पूरी तरह से फैल चुका था। उसी टाइम, एट दिस टाइम मैनी नेशनलिस्ट लीडर्स वर पुट बिहाइंड द बार्स। फिर उसी टाइम पर बहुत सारे जो राष्ट्रवादी जो लीडर थे उन सबको क्या कर दिया गया था, उन सबको जेल में डाल दिया था। बंगाल की बात करें तो बंगाल के अंदर अश्विनी कुमार दत्त, बंगाल के अंदर अश्विनी कुमार दत्त, कृष्ण कुमार मित्र, अश्विनी कुमार दत्त, कृष्ण कुमार मित्र, ठीक है, और इन सबके साथ 7 और जो लीडर्स थे उन सबको डिपोर्ट कर दिया गया था 1908 में। तो बंगाल के अंदर 1908 में अश्विनी कुमार दत्त, कृष्ण कुमार मित्र और 7 और जो लीडर्स थे उन सबको क्या कर दिया गया, डिपोर्ट कर दिया गया था, राइट, बंगाल से। उसके बाद बाल गंगाधर तिलक याद है, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को भी क्या कर दिया था, गिरफ्तार कर लिया गया था और उनको 6 साल की सजा सुनाई गई थी बच्चों, 6 साल की। राइट, मद्रास की बात करें तो मद्रास के अंदर हरि सर्वोत्तम राव और आंध्र प्रदेश के अंदर चिदम्बरम पिल्लई, ये 2 व्यक्ति और नाम याद रखिएगा। मद्रास के अंदर हरि सर्वोत्तम राव और आंध्र प्रदेश के अंदर चिदम्बरम पिल्लई, इन सबको भी गिरफ्तार कर लिया गया था और गिरफ्तार करके क्या डाल दिया गया था, जेल में डाल दिया गया था। क्लियर है बच्चों, तो आप समझ रहे हैं कि क्या क्या चल रहा था उस टाइम पे। अब हम देखते हैं बच्चों डिफरेंस बिटवीन मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट। यानी कि मॉडरेट्स का मतलब मैं कई बार बता चुका हूं, उदारवादी, और एक्सट्रीमिस्ट का मतलब होगा चरमपंथी या उग्रवादी। तो भैया इनका आपस में डिफरेंस क्या था, इनके आपस में सोच क्या थी, ठीक है, तो हम उसके बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए मॉडरेट्स की अगर मैं बात करूं, उदारवादी लोगों की बात करूं, तो दे बिलीव्ड इन द 3 P's। ये 3 P में जो है विश्वास रखते थे। 3 P का मतलब क्या हो गया, एक तो P का मतलब है प्रेयर, एक P का मतलब है पेटिशन, एक का मतलब है प्ली। प्रेयर मतलब प्रार्थना, याद है, ये प्रार्थना करते थे। पेटिशन मतलब केस डालते थे, पेटिशन डालते थे। प्लीज मतलब अर्ज करते थे, रिक्वेस्ट करते थे। राइट, तो ये थे 3 P मॉडरेट्स के। वहीं अगर हम एक्सट्रीमिस्ट की बात करें, उग्रवादी की बात करें, तो बिलीव्ड इन पैसिव रेजिस्टेंस। यानी कि एक्सट्रीमिस्ट का मानना था कि नहीं भैया हम तो आपका कड़ा विरोध करेंगे, हम ये रिक्वेस्ट वगैरह नहीं चलेगी, है ना। तो पहला डिफरेंस तो बेसिकली यही है ना। दूसरा क्या था मॉडरेट्स के अंदर, वांटेड टू वर्क विद इन द एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल एम्बिट। राइट, यानी कि ये जो ऑलरेडी जो पॉलिटिकल सिस्टम चल रहा था उसी के अंदर रह के काम करना चाहते थे। लेकिन एक्सट्रीमिस्ट की बात करें तो उन्हें क्या चाहिए था, सेल्फ एडमिनिस्ट्रेटिव गवर्नमेंट चाहिए थी। यानी कि हम सिंपल भाषा में कह सकते हैं कि भैया इनको क्या चाहिए था, इनको स्वराज चाहिए था, कि भैया हम आपके हिसाब से नहीं जिएंगे, हम आपके नियम कानूनों के हिसाब से नहीं जिएंगे, हमें स्वराज चाहिए। उसके बाद मॉडरेट्स की बात करें तो द बिलीव्ड इन जनरेटिंग मास अवेयरनेस।
ठीक है, इनका मेन मकसद यह था कि भाई ज्यादा से ज्यादा लोगों को क्या किया जाए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूक किया जाए। यह था उदारवादी लोगों की सोच। लेकिन उग्रवादियों का क्या था, वांटेड मास पार्टिसिपेशन। ये तो ये नहीं चाहते थे कि भाई ज्यादा से ज्यादा लोग जो है जागरूक हो, नहीं, ये कहते थे ज्यादा से ज्यादा लोग भाग लें आके, भैया घर नहीं बैठे रहना, ज्यादा से ज्यादा लोग भाग लें। तो अब सिंपल सा डिफरेंस समझ रहे हो, उदारवादी लोग कह रहे हैं कि भैया वो जागरूक हो, और उग्रवादी लोग कह रहे हैं कि लोग क्या हो, ज्यादा से ज्यादा भाग लें। उसके बाद उदारवादी लोगों का और क्या मानना था, वांटेड अ प्रोटेस्ट ऑन ए लिमिटेड स्केल विद इन कन्फाइंड बाउंड्रीज। भाई उदारवादी लोग क्या चाहते थे कि भाई ये प्रोटेस्ट करते थे, लेकिन उसकी एक बाउंड्री लिमिटेड होती थी। ठीक है, ऐसा नहीं था कि पूरे इंडिया में चल रहा है, पंजाब का एरिया है तो वहीं पे सिर्फ आंदोलन रह गया है ना, महाराष्ट्र का एरिया है तो सिर्फ वहीं पे आंदोलन चल रहा है। लेकिन एक्सट्रीमिस्ट की अगर मैं बात करूं, उग्रवादी लोगों की बात करूं, तो वांटेड टू एक्सटेंड दिस प्रोटेस्ट ऑन पैन इंडिया लेवल। ये क्या चाहते थे कि जो प्रोटेस्ट है वो पैन इंडिया लेवल पे, यानी कि पूरे भारत में जाए, है ना, जिससे पूरी ब्रिटिश सरकार की नींवें तक जो है वो हिल जाए। तो आई गेस आपको मॉडरेट्स और जो एक्सट्रीमिस्ट हैं, उदारवादी और जो उग्रवादी हैं, इन सब के बीच में एक बेसिक जो डिफरेंस है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। राइट बच्चों, उसके बाद अब हम देखते हैं असेसमेंट ऑफ एक्सट्रीमिस्ट। यानी कि अब हम ये देखेंगे कि जो उग्रवादी या फिर जो चरमपंथी जो लीडर्स थे, उन्होंने जो कार्य किए उसके क्या क्या इंपैक्ट निकल कर आए। एक तो हम देखेंगे बच्चों पॉजिटिव इंपैक्ट, और एक हम देखेंगे नेगेटिव इंपैक्ट, है ना। तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीजें देखने वाले हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं पॉजिटिव इंपैक्ट की बच्चों। तो यहां पे क्या कहता है, द बिगेस्ट सक्सेस ऑफ द एक्सट्रीमिस्ट वाज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द नेचर ऑफ द नेशनल मूवमेंट फ्रॉम इलाइट टू द मासेस। क्या कहता है, सबसे बड़ी अचीवमेंट, सबसे बड़ी सक्सेस यहां पर उग्रवादी जो नेता थे उनकी ये थी कि इन्होंने क्या कर दिया, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द नेचर ऑफ द नेशनल मूवमेंट फ्रॉम इलाइट टू द मासेस। यानी कि पहले आंदोलनों में सिर्फ क्या होता था, जो हमने उदारवाद युग के अंदर पढ़ा है, कि जो अमीर लोग थे, है ना, जो बहुत ही ज्यादा पढ़े लिखे लोग थे, है ना, जो बिजनेस क्लास थे, जो वकील थे, जो व्यापारी थे, सिर्फ वही, जो जमींदार थे, सिर्फ वही पार्टिसिपेट करते थे। लेकिन अब की बार ऐसा हुआ था, स्वदेशी आंदोलन के अंदर पहली बार ऐसा हुआ कि भाई एलाइट क्लास तो थी, लेकिन उनसे भी ज्यादा जो आम जो आदमी थे, ठीक है, जो आम जो लोग थे, जो मिडिल क्लास फैमिली के लोग थे, उन्होंने पार्टिसिपेट किया स्वदेशी आंदोलन के अंदर। सबसे पहली अचीवमेंट तो ये हुई। दूसरा, द नेशनलिस्ट लीडर्स बिगन टू टेक बोल्ड एंड ब्रेव स्टेप्स इन ऑर्डर टू गेट देयर डिमांड एक्सेप्टेड। यानी कि अब जो राष्ट्रवादी जो नेता थे, अब उन्होंने क्या कर दिया था, बोल्ड और ब्रेव स्टेप्स लेने लग गए थे। वो बहादुर बन चुके थे अपनी डिमांड्स को मनवाने के लिए। राइट, इनका मेन नहीं मानना यह था कि भैया हम जो है ना, ये पेटिशन डाल दो, रिक्वेस्ट कर दो, प्रार्थना करो, हम इन सब में विश्वास नहीं रखते, हमारी ये कोई थ्योरी नहीं है। हम तो भैया सीधा क्या लेंगे, हम तो सीधा क्या लेंगे, एक्शन लेंगे। राइट, एक तो ये यहां पर आपको पॉजिटिव इंपैक्ट देखने को मिलेगा। और क्या था, देयर मूवमेंट हेल्प्ड इन रेजिंग द सेल्फ एस्टीम एंड सेल्फ रिलायंस इन इंडियन। यानी कि ये जो मूवमेंट था, ये जो स्वदेशी जो आंदोलन था, इसके बाद लोगों के अंदर जो आत्मनिर्भर की भावना आई कि भैया हम भी क्या बन सकते हैं, आत्मनिर्भर बन सकते हैं, हमें अंग्रेजों के टुकड़ों पे पलने की जरूरत नहीं है, हम अपना विकास खुद कर सकते हैं। ऐसी भावना आई इस आंदोलन के बाद। नाउ द लीडर्स लर्न न्यू वेज ऑफ मोबिलाइजिंग द मासेस into political movement. Moreover, they gained many value leverage through this experience. क्या कहता है कि भैया अब नेताओं को यह भी पता चल गया था कि हम कैसे जो है लोगों को इकट्ठा कर सकते हैं, है ना, हम कैसे लोगों को इकट्ठा करके अपना जो आंदोलन है उसे आगे बढ़ा सकते हैं। तो उनको नई नई चीजें पता चली इस आंदोलन के बाद। राइट, उसके बाद द एंटी पार्टीशन एगिटेशन मार्क्ड अ ग्रेट रेवोल्यूशन स्टेप फॉरवर्ड फॉर इंडियन नेशनलिज्म। कहता है कि ये जो एंटी पार्टीशन जो आंदोलन चला था, जो ये स्वदेशी आंदोलन चला, जो बंगाल विभाजन हुआ, उसके विरोध में जो ये आंदोलन चला, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप था भारत के राष्ट्रवाद के लिए। क्योंकि यहीं से जो हम कह सकते हैं आगे जितने भी आंदोलन आएंगे, अब उनकी एक नींव रखी जा चुकी है इंडिया के अंदर अब, है ना। उसके बाद नेगेटिव इंपैक्ट की अगर मैं बात करूं बच्चों, नेगेटिव इंपैक्ट में क्या कहता है, द एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स फेल टू फॉर्म एन इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन टू गाइड देयर मूवमेंट फर्दर। क्या कहते हैं कि जो एक्सट्रीमिस्ट जो लीडर थे, जो चरमपंथी जो नेता थे, वो फेल हो गए थे अपना एक इफेक्टिव संगठन बनाने के अंदर। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है संगठन बनाने में, जिसकी वजह से क्या मतलब संगठन बनता तो ये आंदोलन और अच्छे से चलता आगे। लेकिन संगठन प्रॉपर बन नहीं पाया, अलग अलग जगहों पे अलग अलग लीडर्स थे, ठीक है, अलग अलग जगह सब कुछ काम चल रहा था, इसलिए जो है ये हम कह सकते हैं कि मूवमेंट इतना आगे चल नहीं पाया। When the methods of extremists failed to yield the desired result, this group adopted the revolutionary violent ways. क्या कहता है कि जो चरमपंथी जो नेता थे, एक्सट्रीमिस्ट जो नेता थे, उनके जब तरीके फेल हुए ना,
तो उन्होंने क्या किया, अपना मतलब जो जो भी उनकी डिमांड थी उसको अचीव करने के लिए उन्होंने क्या किया, वॉयलेंट तरीके अपनाए। वॉयलेंट समझते हो ना, लड़ाई दंगा फसाद, उसे बोलते हैं वॉयलेंट, अग्रेसिव। तो इन्होंने क्या किया, वॉयलेंट तरीके अपनाए। आउट ऑफ डेस्परेशन द यंगर जनरेशन लेफ्ट द पीसफुल वेज ऑफ द नेशनल स्ट्रगल एंड अडॉप्टेड वॉयलेंट मेथड। अब इन सबका नतीजा क्या निकला, इन सबका नतीजा ये निकला कि जो जवान लोग थे भाई, वो तो वैसे उनको वैसे ही जल्दी गुस्सा आता है, जो गर्म खून है। तो उन्होंने क्या किया, बोले यार प्यार से तो बात बढ़ नहीं रही है, बोले उठाओ लठब, है ना। तो यानी कि जो यूथ लोग थे, यूथ जो तबका था वो किस तरफ जा चुका था, वॉयलेंट तरीकों को अपनाने लग गया था। Another drawback of the extremist movement was that it remained confined to the urban and lower middle class and landlords। क्या कहता है कि एक और मेन समस्या यहां पर यह थी कि जो एक्सट्रीमिस्ट जो मूवमेंट था, ये जो चरमपंथियों का जो आंदोलन था, ये शहर में बस के रह गया। बस शहर के अंदर भी जो लोअर मिडिल क्लास थे और जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड थे, बड़े बड़े जमींदार थे, वहीं तक सीमित रह गया। ये गांव गांव तक तो पहुंच ही नहीं पाए, स्पेशली किसानों तक। अगर आप नोटिस करेंगे तो हम बंगाल विभाजन पढ़ चुके हैं, अभी तक खत्म ही होने वाला है बंगाल विभाजन, लेकिन अभी तक कहीं पर भी किसानों का नाम नहीं आया है। तो यानी कि जो बंगाल विभाजन था वो सिर्फ शहर तक ही सीमित रह गया था। बंगाल विभाजन के बाद जो स्वदेशी आंदोलन था वो शहर तक ही सीमित रह गया था, गांव तक तो पहुंचा नहीं, और किसानों का तो इसमें कोई पार्टिसिपेशन था ही नहीं। राइट। उसके बाद द मूवमेंट इनिशिएटेड बाय द नेशनलिस्ट हैड बिकम डीफंक्शनल इन 1908। एज ए रिजल्ट द गवर्नमेंट वाज एबल टू सप्रेस दिस मूवमेंट ड्यू टू वीकनिंग द पावर। क्या कहता है कि ये जो राष्ट्रवादी जो आंदोलन था, जो शुरू हुआ था इतने जोर शोर से, 1908 आते आते ये जो आंदोलन था ये खत्म हो गया था, जिसके बाद सरकार ने क्या किया, पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया और पूरी तरह से इस आंदोलन को क्या कर दिया गया था, दबा दिया गया था। राइट। Its weakened nature was exposed when the government succeeded in arresting its main leader बाल गंगाधर तिलक। कहता है कि भी इनकी जो कमियां थी, इनके जो नेगेटिव इंपैक्ट थे, उन सबका नतीजा एंड में आके ये निकला कि बाल गंगाधर तिलक जी को गिरफ्तार कर लिया गया। और इस मूवमेंट को एक और सेटबैक मिला, एक और कह सकते प्रहार मिला, जब बिपिन चंद्र पाल और अरविंदो घोष, बिपिन चंद्र पाल और अरविंदो घोष, इन सब ने क्या कर लिया था, पॉलिटिक्स से क्या कर लिया था, रिटायरमेंट ले लिया था। यानी कि आप सोच के देखो कि आंदोलन इतने चरम सीमा पे चला था उस टाइम पे, लेकिन उन सब के बावजूद नेगेटिव इंपैक्ट ये निकल गया कि बाल गंगाधर तिलक जी को गिरफ्तार कर लिया गया और बिपिन चंद्र पाल और अरविंदो घोष जी ने क्या कर दिया, पॉलिटिक्स से ही रिटायरमेंट ले ली। राइट। तो ये सारे के सारे क्या थे, ये सारे के सारे थे बच्चों नेगेटिव इंपैक्ट। राइट बच्चों, यहां पर आगे बच्चों हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है बंगाल विभाजन। आई होप सारी की सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बच्चों हम लोग पढ़ेंगे सूरत स्प्लिट के बारे में, सूरत विभाजन के बारे में, जो कि कब हुआ था, जो कि हुआ था 1907 में। राइट बच्चों, वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप हमें टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी फॉलो कर सकते हैं, और चारों का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।